हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट डी में भी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में ग्राउंडेड थ्योरी कंप्लीट कर ली है। उसी के साथ हमने नैरेटिव रिसर्च का पार्ट ए फिनिश कर लिया है। और आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो है हमारा स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ नैरेटिव रिसर्च, यानी कि नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन को कंडक्ट करने के स्टेप्स हम पढ़ेंगे। इसी के साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हम देखेंगे। और हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हों तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बेहतर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करवाती हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देती हूँ। और जो आपका रिसर्च इन एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीक्वेंस से सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन को हम कैसे कंडक्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग अ फिनोमिना टू एक्सप्लोर दैट एड्रेस एन एजुकेशनल प्रॉब्लम। यानी कोई भी रिसर्च करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी फिनोमिना को आइडेंटिफाई करते हैं। और हम जब बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च की, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो प्रॉब्लम होगी वो हमारी एजुकेशन की फील्ड से ही रिलेटेड होगी। अगर जो आप किसी और सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, सपोज सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका कॉमर्स हो गया, तो वहाँ पे उस फील्ड से रिलेटेड आप प्रॉब्लम को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम, जो इशू एजुकेशन से रिलेटेड है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है टू आइडेंटिफाई अ फिनोमिना। सबसे पहले हम फिनोमिना को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके ऊपर हमें अपनी नैरेटिव रिसर्च को कंडक्ट करना है। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है पर्पसफुली। देखिए, आप याद रखिएगा क्या बात करें, पर्पसफुली सेलेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम whom you want to learn about the phenomenon। यानी कि यहाँ पे जब मैंने आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो जो हमारा सैंपल का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा, स्मॉल सैंपल साइज हम लेते हैं। तो जब हम स्मॉल सैंपल साइज लेते हैं तो वहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा आता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उसमें बहुत डेप्थनेस पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। तो दूसरा कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। तो जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का हम यूज़ करेंगे तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि वहाँ पे रैंडमाइजेशन हम नहीं करते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो नहीं करते हैं। जो हमारी रिसर्च को पर्पसफुली फुल कर रहा है, जो रिचेस्ट डेटा हमें जो सैंपल दे पाएगा, जो रिस्पोंडेंट दे पाएगा, हम उसको अपनी रिसर्च में ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि हम जिसके ऊपर नैरेटिव रिसर्च करना चाहते हैं उसको हम पर्पसफुली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप पर्पसफुली सेलेक्ट करेंगे तभी जो आप रिस्पोंडेंट से चाह रहे हैं वही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, पर्पसफुली आप अपने इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपका ये हो गया। देन सेकंड स्टेप आपका ये हो गया। देन थर्ड स्टेप है कलेक्ट स्टोरीज। अब आपने फर्स्ट स्टेप में फिनोमिना आप पहचान लिया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको किस पे रिसर्च करनी है। सेकेंड स्टेप में आपने पर्पसफुली इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में जिस इंडिविजुअल के ऊपर आप नैरेटिव रिसर्च करना चाहते हैं उनसे आप स्टोरी लेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है कि नैरेटिव रिसर्च में हम स्टोरीज़ के फॉर्म में अपने डेटा को लेते हैं, देन इसको रिस्टोरी करते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्टोरीज़ को कलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल से। अब आपने स्टोरीज़ को कलेक्ट कर लिया, स्टोरी को कलेक्ट करने के बाद आप उसको रीस्टोरी करेंगे। यानी फोर्थ स्टेप आपका क्या हो जाएगा, रीस्टोरी। रीस्टोरी में क्या करते हैं, सपोज कि आपको मेरे ऊपर नैरेटिव रिसर्च करनी है, तो मैंने अपनी लाइफ से जुड़ी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को स्टोरी के फॉर्म में बताया।
अब आप क्या करेंगे, उस जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, मीनिंग निकालेंगे, फिर आप उसको रीस्टोरी करेंगे, है ना। और यहीं पे क्रोनोलॉजी का भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें सीक्वेंस में आए, कोई भी गड़बड़ियाँ ना हो। तो क्रोनोलॉजी को आपको ध्यान में रखना है अपने डेटा को लेते वक्त, ठीक है। तो आपने स्टोरी कलेक्ट कर ली, स्टोरी कलेक्ट करने के बाद आपने रीस्टोरी कर लिया। अब रीस्टोरी कलेक्ट करने के बाद फिफ्थ स्टेप क्या आएगा, कोलैबोरेट विद पार्टिसिपेंट्स। अब आप पार्टिसिपेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन करेंगे, जिससे आपको रिचेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, आपका रिस्पोंडेंट के साथ रेपो बिल्ड हो पाए। क्योंकि जब तक आपका रेपो बिल्ड नहीं होगा तब तक आप सही से ना ही आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, और जो रिस्पोंडेंट होगा नहीं वो आपके ऊपर बिलीव करके अपनी स्टोरी को बताएगा, अपने एक्सपीरियंस को वो नहीं बता पाएगा। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रेपो बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने कोलैबोरेशन कर लिया पार्टिसिपेंट्स के साथ। कोलैबोरेशन करने के बाद अब आप लिखेंगे स्टोरी, ठीक है। अब स्टोरी आपने लिख ली, स्टोरी लिखने के बाद आप क्या करोगे, वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट। तो जो भी रिपोर्ट आएगी, स्टोरी लिखने के बाद आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उस रिपोर्ट को आप वैलिडेट करोगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करोगे कि क्या जो आपको स्टोरी मिली है वो सही है कि नहीं सही है, क्या उसमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो उन्होंने बताया है वो वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब आप क्या करते हो, वैलिडेट करते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हो, एक्यूरेसी चेक करते हो। तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ नरेटिव रिसर्च। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई अ फिनोमिना। आप सबसे पहले फिनोमिना को आइडेंटिफाई करोगे, या किसी प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पर्पसफुली सेलेक्ट एन इंडिविजुअल। आप पर्पसफुली इंडिविजुअल को सेलेक्ट करोगे फ्रॉम हूम यू कैन लर्न अबाउट द फिनोमिना, ठीक है। थर्ड स्टेप है आप स्टोरी कलेक्ट करेंगे। स्टोरी कलेक्ट करने के बाद आप स्टोरी को रीस्टोरी करोगे। रीस्टोरी करने के बाद आप पार्टिसिपेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। कोलैबोरेशन करने के बाद आप स्टोरी को लिखोगे। स्टोरी को लिखने के बाद जो भी आपने स्टोरी लिखी है आप उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, और रिपोर्ट को वैलिडेट करेंगे, उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, रिलायबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है नैरेटिव रिसर्च को करते वक्त। तो टोटल 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई अ फिनोमिना, पर्पसफुली सेलेक्ट एन इंडिविजुअल, कलेक्ट अ स्टोरी, रीस्टोरी, कोलैबोरेट विद पार्टिसिपेंट्स, राइट अ स्टोरी, वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट। तो अगर जो आप समझ भी लेंगे तब भी आपको इनको सीक्वेंस में लगाने में कोई गड़बड़ नहीं होगा, और अगर जो आप लर्न कर लेंगे तब भी बेटर है, क्योंकि हमेशा आपके पेपर में सारे स्टेप्स नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, बीच के स्टेप, सपोज कि आपको आइडेंटिफाई फिनोमिना दे दिया, उसके बाद ये वाला सेकंड स्टेप नहीं दिया, तो आपको अपने कॉमन सेंस से इन स्टेप्स को अरेंज करना होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैरेटिव रिसर्च। तो पहली एडवांटेज है हेल्प द रिसर्चर टू डेवलप इनसाइट, यानी कि यहाँ पे जो नैरेटिव रिसर्च है वो रिसर्चर की इनसाइट को डेवलप करती है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन का। हेल्प्स द रिसर्चर टू डेवलप इनसाइट, यानी कि जो भी फिनोमिना है, जिस फिनोमिना पे भी आप नैरेटिव रिसर्च करना चाहते हैं, उस फिनोमिना के बारे में रिसर्चर को एक इनसाइट डेवलप हो जाती है नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन में। देन नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेंट्स को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक आपको रिच डेटा नहीं मिल पाएगा, रिच इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है। देन है इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स। यहाँ पे सारे इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, किसी भी इवेंट को स्किप नहीं किया जाता है ना। इंक्लूड ऑल इवेंट्स को आप कह सकते हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजी को फॉलो किया जाता है। सारे एपिसोड्स को एक इंडिविजुअल के लाइफ में जो घटे हैं उनको देखा जाता है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इंक्लूड्स ऑल इवेंट्स। देन है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन नैरेटिव रिसर्च में। और अगर जो ये सारी चीज़ें नैरेटिव रिसर्च के अंदर होती है, इसीलिए ये इसकी एडवांटेज के अंदर आ जाती हैं। तो पहली एडवांटेज क्या है कि रिसर्चर को इनसाइट डेवलप होती है। सेकंड है पार्टिसिपेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। थर्ड है सारे इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। और
और फोर्थ है यहाँ पे हम कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि जब किसी रिसर्च की स्ट्रेंथ है तो उसकी वीकनेस भी होती ही होती है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस, आप डीमेरिट या वीकनेस कह लीजिए, बात एक ही है। तो पहली डिसएडवांटेज ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको सच ही बताएं, तो वो आपको फेक डेटा भी दे सकते हैं, फेक इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स में प्रेजेंट फेक डेटा, ठीक है। देन है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी होती है, जो जनरलाइजेशन होता है रिसर्च का, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एक ये डिमेरिट होती है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की। इसीलिए नैरेटिव रिसर्च की भी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है जनरलाइजेशन की। थर्ड है हमारा डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द रिसर्चर, यानी कि पूरी की पूरी जो नैरेटिव रिसर्च है वो रिसर्चर के स्किल पे डिपेंड करती है, ये रिसर्चर किस हिसाब से करता है। अब वो रिसर्चर उसको बेहतर ढंग से कर ले जाता है तो उसको सही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे रिसर्चर की स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसीलिए क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द रिसर्चर, ये इसकी एक डिमेरिट बन जाती है, ना कि मेरिट। तो ये है आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आज की वीडियो में हमने स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ नैरेटिव रिसर्च, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नैरेटिव रिसर्च, डिज़ाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ डूइंग नैरेटिव रिसर्च, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चंस जिससे आपको समझ में आ जाए कि नैरेटिव रिसर्च से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से की पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है क्वेश्चंस को करते वक्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन यूटिलाइजेज डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स। अब आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्वेश्चन में की पॉइंट्स ढूंढने हैं। की पॉइंट्स जब आप पकड़ लेंगे तब आपको ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो क्या है, इंडिविजुअल्स ऑटोबायोग्राफीज एंड पर्सनल टॉक्स एंड डिसीजंस। अब जब मैंने आपको नैरेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे ऑटोबायोग्राफीज, पर्सनल टॉक्स, डिस्कशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे मैंने बात की थी। तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन से आपके पेपर 2 मतलब एजुकेशन पेपर में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका पेपर 1 है, जो जनरल पेपर है, सभी के लिए आता है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस आपको की पॉइंट्स पकड़ने हैं। आप की पॉइंट समझ गए तो आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नैरेटिव रिसर्च। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिज़ाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिपेक्टिंग एक्सपीरियंशियल रियलिटीज। अब देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात कर रहा है एक्सपीरियंशियल रियलिटीज की, तो अब यहाँ पे जो आंसर होगा आपका नैरेटिव रिसर्च नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका फिनोमेनोलॉजिकल डिज़ाइन। तो फिनोमेनोलॉजिकल डिज़ाइन आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इसलिए रखा ताकि आप फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च से और नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन से कंफ्यूज ना हो, साथ ही साथ केस स्टडी भी। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देती हूँ ताकि अगर जो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी की। तो जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल यूनिट, आपको याद रखना है, मैं बार बार इस वर्ड पे जोर डाल रही हूँ, एक सिंगल यूनिट के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं वो होती है हमारी केस स्टडी। अब हम बात करते हैं नैरेटिव रिसर्च की। नैरेटिव रिसर्च में हम एक इंडिविजुअल के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं, उसकी लाइफ स्टोरीज को देखते हैं, तो वो होती है हमारी नैरेटिव रिसर्च। अब हम बात करते हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च की या फिनोमेनोलॉजिकल डिज़ाइन की। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी फिनोमिना के लाइव एक्सपीरियंसेस को
जब हम स्टडी करते हैं तो वो होती है हमारी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि सपोज कोई एक फिनोमिना घटा। अगर जो मैं बात करती हूँ कोविड की, सपोज कोविड आया तो जिन जिन लोगों को कोविड हुआ उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, क्या रियलिटी थी एक्चुअल में कोविड की, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी फिनोमिनोलॉजिकल डिज़ाइन हो जाएगी। तो फिनोमिनोलॉजिकल डिज़ाइन, अगर जो नाम से समझ में आ रहा फिनोमिना, तो जब किसी फिनोमिना की रियलिटी के बारे में लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके उस फिनोमिना से रिलेटेड, उस पर जब हम रिसर्च करते हैं तो तब वो हमारी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च हो जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फिनोमिनोलॉजिकल डिज़ाइन। तो आई होप आपको नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन आसानी से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैंने आपको केस स्टडी, नरेटिव रिसर्च और फिनोमिनोलॉजी के बीच में की डिफरेंस भी बता दिया, ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इसी के साथ आपकी नरेटिव रिसर्च पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।